अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोगों का इंतजार हो गया खत्म। तो आज की वीडियो में आपको मैं आज कंप्लीट कोर्स कंप्लीट A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं यूएसए वीजा के हवाले से। बहुत मैसेज मुझे आ रहे थे कि हमें वीडियो जो है ना ऐसी बना दें जिसमें पूरा प्रोसेस A to Z एक ही वीडियो में हो, क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए दूसरी वीडियो देखनी पड़ती है, हमें DS-160 फॉर्म फिल करने के लिए और वीडियो देखनी पड़ती है, तो उस चक्कर में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आज की वीडियो को मैंने एक ही पूरी वीडियो में लंबी वीडियो में कंपाइल कर दिया कि जिसमें आप DS-160 फॉर्म फिल करना सीखेंगे, कि जिसमें दूसरा स्टेप होगा उसका आप अपॉइंटमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं वो सीखेंगे। ये सब स्क्रीन पे शेयर करके मैं आपको सिखाऊंगा। और तीसरा स्टेप होगा इसका कि अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो वो आप कैसे जा सकते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है वो सीखेंगे। और चौथा और लास्ट स्टेप होगा इंटरव्यू, कि जब आपका यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू होगा तो वो आप कैसे हैंडल करोगे, वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो सारा आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 40 से 45 मिनट तक की हो सकती है, पर जिन लोगों ने अपने पैसे बचाने हैं, जिन लोगों ने फायदा हासिल करना है, वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे और एजेंटों से, ट्रैवल एजेंट से, कंसल्टेंट से लाखों रुपए अपना बचाएंगे। थोड़ा सा भी जो बंदा पढ़ा लिखा है, जिसने मैट्रिक की हुई है या अंडर मैट्रिक है या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो खुद बैठ के ये वीडियोस देख के अपना फॉर्म फिल कर सकता है, खुद जाके इंटरव्यू दे सकता है और अपना वीजा हासिल कर सकता है। कोई जरूरत नहीं है लोगों को, एजेंटों को मतलब करोड़ों रुपया देने की या लाखों रुपया देने की। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के कोर्स को। लो भी दोस्तों, अब हम स्क्रीन पर आ गए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये जो वेबसाइट है इसको नोट कर लें। इस पर आगे आपने अपनी जो है एप्लीकेशन फिल करनी है। अच्छा, अभी क्या है, जैसे कि मैं पाकिस्तान की एम्बेसी इस्लामाबाद सिलेक्ट करता हूँ। जो भी एम्बेसी आप सिलेक्ट करेंगे वही रहेगी। आप विद इन कंट्री तो एम्बेसी चेंज कर सकते हैं, मगर कंट्री से बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इस्लामाबाद आपने सिलेक्ट कर ली। तो अच्छा, अब उसके बाद आपने ये डालना है कैप्चा सिक्योरिटी कोड UFUHUN, ठीक है, UXUHUN। तो आपने ये स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे करना है, रिट्राई पे नहीं करना। तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन आपने किया तो वो बोल रहा है नहीं, कैप्चा आपने गलत डाला है, 6AEDMA। तो ये आपने स्टार्ट एन एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये स्टार्ट एन एप्लीकेशन किया तो ये आपके सामने ये डिस्क्लेमर आया, आपने इसको आई एग्री करेंगे। और आई एग्री करने के बाद आप ये देखें, ये एप्लीकेशन नंबर आपने याद रखना है। ये देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन नंबर ये आपने याद रखना है, 8800। ये इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट जो है ना पॉइंट तक इसी के बेस पे आपका सारा इंटरव्यू होगा, सब होगा। अच्छा, नीचे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप फिल कर लेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ भी है, ठीक है, ताकि जब आप दोबारा लॉगिन होंगे तो वो आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। अब आप पहले पेज पे आ गए हैं, देखें पहले पेज पे मिसाल के तौर पे ये मैं फिल कर रहा हूँ, देखें। फिर आपने गिवन नेम दिया, ये गिवन नेम आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है फुल नेम इन अल्फाबेट, वो आप डज नॉट अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वो पूछ रहा है कोई और मजहबी नाम या कुछ ऐसा है तो वो आप नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो फिर पूछ रहा है कोई टेली कोड आपके नाम का है कि जिसमें आपने टेली कोड एक नाम रखा, नहीं, वो भी आप नो करेंगे। फिर उसके बाद वो ये पूछ रहा है कि फुल नेम इन, वो सब हो गया। और उसके बाद सेक्स मेल और मैरिटल स्टेटस मैरिड, अगर आप मैरिड है तो मैरिड करेंगे, नहीं तो आप मैरिटल स्टेटस को सिंगल करेंगे कि आपकी शादीशुदा नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। और किस सिटी में आपकी पैदाइश हुई है आप ये भी लिख सकते हैं, स्टेट और डज नॉट अप्लाई भी कर सकते हैं, कंट्री ऑफ रीजन और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो है ना, अब ये आपका पहला पेज हुआ। आप नेक्स्ट पर्सनल पेज पे जाएंगे आप इसी तरह। तो ये नेक्स्ट पेज आपका ओपन हुआ है। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कोई और नेशनलिटी भी है आपके पास, नहीं है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि आप की जो नेशनलिटी है आप उसके अलावा किसी ऐसे मुल्क में परमानेंट रेजिडेंट हैं जो कोई और कंट्री है, जैसे कि कतर में आप होते हैं, सऊदीया में होते हैं, या आप दुबई में होते हैं। तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल दे देंगे। अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दुबई की एम्बेसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी अबू धाबी की। तो लेकिन आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आप नो करेंगे, ठीक है। फिर आप नेशनल आइडेंटिफिकेशन यानी कि NID की कार्ड नंबर जो होगा, जो भी आपके कंट्री का है, वो आप ये यहाँ दे देंगे। ये यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि आप यूएस सिटीजन नहीं है। यूएस टैक्स पेयर ID नहीं अप्लाई करता। वैसे भी ये विजिट वीजा है, तो इसके लिए ये दोनों चीज़ें जो है वो नहीं करती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप ट्रैवल प्लान पे आ जाएंगे, सॉरी ट्रैवल डिटेल पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इस पे आ जाएंगे पर्पज ऑफ विजिट। तो आपने इसमें ये B कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। B कैटेगरी में आपको फिर ये 3 ऑप्शन मिलती हैं। तो आपने ये पहली ऑप्शन जिसमें B1 B2 जिसमें टेम्परेरी विजिटर, बिजनेस और टूरिज्म आता है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आपका कोई स्पेसिफिक प्लान है, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे और यस लिखने के बाद वो प्लान पूरा आप यहाँ पे देंगे कि आपने कौन सी डेट को अराइव होना है
और अराइवल फ्लाइट कौन सी है, यानी कतर एयरवेज है, कौन सा अराइवल सिटी है वो फिल करना है। उसके बाद वापसी की डेट ऑफ डिपार्चर क्या है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। डिपार्चर फ्लाइट कौन सी है, PIA है, कतर एयरवेज है, एयर इंडिया है, या जो भी है। डिपार्चर सिटी कौन सा है, किस सिटी से वापस आना है आपने, न्यूयॉर्क से वापस आएंगे। और लोकेशन, फिर वहाँ US में जहाँ आपने रहना है, जिस रिश्तेदार के पास या होटल में रहना है, तो उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। फिर उसका एड्रेस वगैरह सारा यहाँ पे आपने लिखने के बाद, और फिर उसको यहाँ पे ये भी लिखने के बाद आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये सब वो है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद वो बोल रहा है कि फिर वैसे ही अंदाजे से बता दें कि आपका इंटेंट, आपका इरादा कब तक है। तो वो इरादे वाली डेट जो है ना वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर एन एग्जांपल जो आपने 2025 अप्रैल में जाना, ठीक है। तो कितने जो इंटेंडेड, अब वो पूछ रहा है कि कितने दिन का जो है ना वो आप करेंगे, कितने दिन का। तो आप यहाँ पे लिख दें कि मेरा इरादा है जी 15 दिन का, या जितने भी दिन का आप करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो एड्रेस वो पूछेगा, तो एड्रेस वो आप सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो जो भी होटल का एड्रेस दे देंगे या वट जो भी एड्रेस होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये वैसे इसको न्यूयॉर्क की स्टेट होगी, न्यूयॉर्क में, तो ये जो ना न्यूयॉर्क की सेलेक्ट कर लूँ तो बेहतर है, ताकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जिप कोड अगर पता है आपको तो वो कर देंगे, नहीं तो जब आप होटल बुक करेंगे तो जिप कोड जो है ना यहाँ पे शो कर रहा होगा। लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार का एड्रेस शो करेंगे तो वो भी जो है ना जिप कोड के साथ शो कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप ना भी करें तो कुछ। अब यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है कि आपका जो खर्चा है ट्रिप का वो आप पे करेंगे या कोई और करेगा। अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो आपकी कंपनी करेगी, या वहाँ पे आपकी कोई कंपनी है आपकी, यानी कि कोई सिस्टर कंपनी है जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे की जो कंपनी है वो आपका खर्चा पे करेगी, या आप खुद करेंगे। तो डेफिनेटली आप खुद पे करेंगे। तो लेकिन अगर आप कंपनी स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं तो आप लिखेंगे कि कंपनी जो है ना वो हमारा खर्चा पे कर रही है। अब आगे आ रहा है वो ट्रैवल कंपेनियन, आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो आप नो करेंगे, और अगर कोई कर रहा होगा तो यस करके उसकी डिटेल दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप जाते हैं US ट्रैवल पे। अच्छा, डिटेल। अब इस पे मुझे बोल रहा है कि आप सबसे पहले ये बताइए कि हैव यू एवर बीन इन US, पहले कभी US गए, नहीं गए। अगर गए हैं तो फिर उसकी डिटेल दे दें, ठीक है। हैव यू एवर बीन इशूड ए US वीजा, पहले कभी US वीजा इशू हुआ, नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसकी डिटेल दे दें, ठीक है। वो पहले कभी आपका वीजा एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट हुआ तो नहीं हुआ। अगर हुई है रिजेक्ट तो आपने यस करके नीचे डिटेल देनी है कि हाँ ये मेरा वीजा एप्लीकेशन फलाना टाइम पे रिजेक्ट हुई थी और उसकी ये रीजन थी, ठीक है। तो उसके बाद वो ये बोल रहा है कि आपने कभी भी मतलब यूनाइटेड स्टेट के लिए अपनी सिटीजनशिप की कोई एप्लीकेशन या पिटिशन दी हो तो नहीं। तो उसके बाद आप आ जाए आगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे वो बोल रहा है आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर, तो वो आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी मॉडल टाउन, लाहौर, कराची, पेशावर, चेन्नई, बेंगलोर, मद्रास, या जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप ये लिखेंगे, और लिखने के बाद आप इसको इस तरह आगे चलते जाएंगे। अब वो बोल रहा है कि मेलिंग एड्रेस और ये जो आपका रेजिडेंट एड्रेस है वो सेम है, ये आप सेम कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो फिर आपको दूसरा एड्रेस भी देना पड़ेगा। अब आपको बोल रहा है कि प्राइमरी फ़ोन नंबर, तो आपने एक फ़ोन नंबर ज़रूर देना है। तो दूसरी बात सेकेंडरी नंबर भी दे दें एहतियातन। तीसरा आपको अगर आपके काम का नंबर जो ऑफिस का नंबर है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा कोई नंबर आपने कभी यूज़ किया हो, ठीक है, तो आप नो कर दें। अगर यूज़ किया देना चाहते हैं तो आप दे दें। ईमेल एड्रेस वो बोल रहा है दो, तो ईमेल एड्रेस आप लिखें कोई भी, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। अच्छा, और कोई ईमेल एड्रेस इसके अलावा आपने कभी यूज़ किया, यस करेंगे तो वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ दे देंगे। अगर नहीं किया तो नो कर देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, सब करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि आपको फेसबुक के ऊपर जो भी पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की किसी भी उसके ऊपर, तो आपको ये एहतियात करनी है कि किसी भी किस्म की ऐसी कोई पोस्ट नहीं करनी जिसमें लड़ाई, पॉलिटिकल मतलब प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें, और US के इंटरेस्ट के खिलाफ आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वेस्ट के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ पोस्ट कर रहे हैं, और फिर आप अप्लाई भी कर रहे हैं US का वीज़ा, तो ये गलती नहीं करनी। तो आपने सोशल मीडिया की जो आपकी साइट है उसको क्लियर करना है, डिलीट करना है अच्छे से जो भी चीज़ें हैं, और उसको नॉर्मल यूज़र की एक वेबसाइट बना के आपने यहाँ पे आपका लिंक जो भी प्रोफाइल का होगा वो आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे कि वो ये कह रहा है कोई और वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर आपने फोटोज़, वीडियोज़ या कुछ भी अपना कोई स्टेटस अपलोड करते हो, कोई भी और वेबसाइट जो इस लिस्ट में ना हो, ठीक है। ये जितनी बड़ी लिस्ट है जिसमें ट्विटर है, टम्बल है, मतलब जितने भी लिंक्डइन है, तो अगर कोई और वेबसाइट पे करते हैं तो यस करके इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे दें, नहीं तो नो कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पासपोर्ट की डिटेल, ठीक है। तो पासपोर्ट की डिटेल क्या होगी जी, वो कहेगा कि पासपोर्ट आपका रेगुलर है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, तो आप डेफिनेटली सियासतदान तो है नहीं, आप नॉर्मल सिटीजन है तो रेगुलर पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट का नंबर आप यहाँ लिखोगे। फिर पासपोर्ट बुक नंबर, ये बहुत से लोग गलती करते हैं। देखें, पासपोर्ट बुक नंबर मैं खासतौर पे पाकिस्तानी सिटीजन को बताऊं कि जब आप पासपोर्ट ओपन करते हैं, जिस पेज के ऊपर फोटो होती है ना, उसी पेज के ऊपर बहुत बड़ा सा जो है ना साफ लफ्जों में पासपोर्ट बुक नंबर लिखा होता है, और वो बुक नंबर आप जरूर लिखें, उसको मिस ना करें। पासपोर्ट बुक नंबर हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा होता है, इसी तरह इंडियन पासपोर्ट पे भी होता है। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप इसको डज नॉट अप्लाई भी कर सकते हैं, पर वो फिर झूठ हो जाएगा, क्योंकि आपका पासपोर्ट बुक नंबर तो है और आप डज नॉट अप्लाई कर देंगे तो वो अप्लाई होता है। तो इसलिए आप पासपोर्ट बुक नंबर जरूर लिखें, देख के जो भी है।
अच्छा, इशू कहाँ से हुआ? पाकिस्तान से हुआ। सिटी कौन सा है? लाहौर। स्टेट कौन सी है? पंजाब। कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान। अच्छा, फिर कब इशू हुआ? फलां डेट को इशू हो गया जी। फिर ये कब एक्सपायर होगा? फलां डेट को एक्सपायर होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये नो एक्सपायरेशन को भी क्लिक कर सकते हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होता, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। ठीक है। अब ये अगर लॉस्ट हुआ पासपोर्ट और स्टोलन, मतलब आपका पासपोर्ट कभी गुम हुआ है या कभी मतलब चोरी हुआ है, तो आप नो करेंगे। अगर हुआ है तो यस करके डिटेल देंगे फिर आप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ आगे लोग अटक जाते हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना प्लेस है। अब वो बोल रहा है कि आपका यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर आप किसी रिश्तेदार के पास रुक रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसका नाम देना है। नाम देने के बाद फिर नीचे सारा उसका एड्रेस आएगा, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, वो हर चीज़ आपको देनी पड़ेगी उसकी। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी रिश्तेदार, दोस्त, अजीज के पास नहीं रुक रहे हैं, आप होटल पे जा रहे हैं, तो इसको डू नॉट नो करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप होटल का नाम दोगे, जो भी होटल है आपको, चलो फिर आप ये दे दें, यानी दोनों में से आपको एक ना एक ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये होटल का नाम दोगे। अब उसके बाद वो पूछेगा कि जी या आपका यहाँ पे अदर करोगे। उसकी वजह यह है कोई रिलेटिव तो है नहीं, ना कोई मतलब बिजनेस एसोसिएट भी नहीं है, एम्प्लॉयर भी नहीं है, तो आपने अदर कर देना। अदर करोगे तो फिर ये पूरा एड्रेस मांगेगा उस होटल का, तो वो उस एड्रेस दे दोगे आप उस होटल का, और इस तरह पूरी इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद जिप कोड अगर आप जानते हैं, फ़ोन नंबर दे दोगे, जो भी फ़ोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस दे दोगे। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाओगे फैमिली पे। इस तरह करके इस पेज से आप निकल जाएंगे। वो बोल रहा है फ़ोन नंबर ज़रूर दें जी। ये ले जी, फ़ोन नंबर भी दे देते हैं। ठीक हो गया, ये ले फ़ोन नंबर दे दिया। अब आप नेक्स्ट चले गए। चलिए भाई। अच्छा, अब आ गया है कि जी आपकी फैमिली डिटेल में वो पूछ रहा है, मतलब फादर्स नेम, फादर का गिवन नेम जो भी होगा पासपोर्ट के हिसाब से या आईडी कार्ड के हिसाब से आप दे दें। अगर आप नहीं भी जानते, क्योंकि कुछ फादर्स और मतलब मदर्स के नेम इतने पुराने हैं, उस टाइम आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो लीगल डिटेल नहीं मिलती, तो इसलिए आप डू नॉट नो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें, ये जो फादर इन यूएस, आपके फादर यूएस में है, तो आप अगर यस हैं तो उनकी डिटेल देंगे और आपके वीज़े के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो अगर नो है तो नो करेंगे कि आपके फादर यूएस में नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपकी वालदा की डिटेल, तो यहाँ आप लिखेंगे सेम उसी तरह जैसे फादर की डिटेल आपने फिल की है। तो वो फिल करने के बाद आपकी वालदा, आपकी मदर यूएस में है, तो नो करेंगे। अगर हाँ करोगे, उनकी पूरी डिटेल दोगे, तो आपके वीज़े चांसेस और बढ़ जाएंगे। आपकी वालदा वहाँ पे, आप उनसे मिलने चले जा रहे हैं। अच्छा, डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव? तो आपका वहाँ पे कोई और रिश्तेदार है, बहन भाई, जो करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, आपका बेटा बेटी, माँ बाप, ये इनमें से, या आपकी बीवी या आपकी औलाद, तो आप करेंगे नो। और अगर है तो यस करके फिर उनकी डिटेल देंगे। इसके अलावा कोई और रिश्तेदार आपका वहाँ पे है तो आप उसको नो करेंगे। और अगर यस करेंगे तो फिर बताएंगे मेरा कज़न या मेरे चाचे का बेटा या जो भी व्हाटएवर करीबी रिश्तेदार, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, शो करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे वो आपका एजुकेशन और आपके जो मतलब वर्क रिलेटेड जो ना चीज़ें पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जी मैंने कंप्यूटर साइंसेज सेलेक्ट किया कि जी मैं कंप्यूटर साइंसेज में हूँ, तो आपको वो पूछेगा कि अभी इस एम्प्लॉयर का नाम बताएं। कोई भी एम्प्लॉयर, जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसका नाम बता देंगे, क्या उसका एड्रेस है, उसके ऑफिस का एड्रेस बता देंगे सारा। ठीक है। तो इसको इस तरह सारी डिटेल उसकी लिखने के बाद, और यहाँ पे लिख देंगे आपकी जॉब कब स्टार्ट हुई, ये सारा आपकी सीवी में भी होगा, तो वहाँ से देख के भी आप सारा मंथली इनकम आप लिख देंगे इतनी है, या जो भी मंथली इनकम है। तो डज नॉट अप्लाई आप तब कर सकते हैं जब आपका कोई अपना बिजनेस होगा, वो सिलेक्ट करेंगे और आप खुद ओनर है या कुछ ऐसा है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप ब्रीफली जो है ना लिख देंगे कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस कंपनी में ये काम कर रहा हूँ, और ये मेरी जो है ना सारी मतलब मेरी डिटेल है जॉब की। तो उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे, वो फिर पूछेगा कि इससे पहले भी आप कोई जॉब कर रहे थे, तो आप यस करके डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज नो कर दें। ठीक है। फिर उसके बाद आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट सेकेंडरी लेवल और ABC और अबव सॉरी, तो आप यस करेंगे और अपनी एजुकेशनल डिटेल जो है यहाँ पे देंगे। इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल UAT लाहौर कर दें, स्टेट, तो ये उसका पूरा एड्रेस देंगे इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे सारा, तो स्टेट देंगे। उसके बाद जिप कोड है पाकिस्तान, कोर्स ऑफ स्टडी इंजीनियरिंग करते रहे जी आप, कब कब करते रहे, तो वो सारा जो है यहाँ पे आप लिखोगे। तो इसी तरह ये कितने साल की डिग्री थी, कब कब थी, वो सारी लिखेंगे आप यहाँ पे, और कब ये डिग्री या एजुकेशन पीरियड आपका खत्म हुआ। ठीक है। ऐड अनदर करके यहाँ पे देखें, ये ऐड अनदर करके आप और भी इसमें अपनी एजुकेशनल डिग्रीज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाने के बाद आप आ जाते हैं जी, डू यू बिलोंग टू ए क्लान और ट्राइब? नो, यानी कि आप पहाड़ों में रहने वाले या दूर दराज रहने वाले जो क्लान होते हैं, जो ट्राइब एरिया में रहते हैं, उनसे ताल्लुक है आपका, तो आप नो। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश, और लैंग्वेज के लिए ऐड अनदर करेंगे, फिर उर्दू, फिर और करेंगे पंजाबी, और जो भी लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जी आप लास्ट 5 ईयर्स में आपने कितने मुल्कों में मतलब ट्रैवल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ट्रैवल हिस्ट्री कहा जाता है। इसको यस करके आपने जहाँ जहाँ सफ़र किया है तो वो आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप गए हैं थाईलैंड, ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद ऐड अनदर करेंगे, उसके बाद आप दुबई गए हैं तो UAE लिख देंगे। उसके बाद आप ऐड अनदर करेंगे,
अगर आप इंग्लैंड गए हैं तो इंग्लैंड लिख देंगे। अगर आप किसी भी कंट्री में, स्पेन और अपना फ्रांस या कहीं भी आप गए हैं, और अगर आप नहीं गए तो फिर आप नो करेंगे, नो करेंगे और ट्रैवल हिस्ट्री जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन यस करके जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो जरूर ऐड करें। ठीक है, हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट और वर्कड इन एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? नो। तो इस सबको आप पढ़ते जाएं, ये सारे नो ही करने हैं। और ये नो, कभी आपने मिलिट्री में जॉब की या कभी किसी ऐसे ग्रुप में जॉब की तो वो सारा। अब आएगा आपका सिक्योरिटी चेक, वो आपसे सिक्योरिटी के चंद सवाल पूछेगा, तो वो फिर आपने उसके जवाब देने हैं। तो अभी हम सिक्योरिटी पेज पे जा रहे हैं। हाँ, तो सिक्योरिटी पेज पे अब वो ये इसको सारा नो ही करना होता है कि आपने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में तो कभी शमूलियत अख्तियार नहीं की, या आपने किसी मतलब क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं हुए, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन है, या ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इस तरह की कोई चीज़ें, ये सारी है ना, इसको नो करते जाएंगे। ठीक है, ये देखें आप, फिर नेक्स्ट पेज आएगा। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा ताकि आपका टाइम जो है ना थोड़ा बच जाए। ये सारा इसको आप नो करते जाएंगे। इसको पढ़ना होगा तो सुकून से वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको कभी यूएसए के किसी एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया हो कभी भी, तो आप लिखेंगे नो। अगर किया है डिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलना है, वहां पे डिटेल दे देनी है। यस लिख के लिख देना है कि मुझे फलां एयरपोर्ट से फलां साल में इस तरह करके इस वजह से मुझे डिपोर्ट किया गया था, या मुझे वो वजह समझ नहीं आई, तो वो सारी डिटेल देनी है। झूठ नहीं बोलना है, कोई चीज भी झूठी नहीं लिखनी है, 100% रियल इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, उनके पास इमिग्रेशन का सारा एक्सेस होता है कि आपने किस किस कंट्री में कब कब ट्रैवल किया। ठीक है, अब उसके बाद वो ये बोल रहा है कि कस्टडी चाइल्ड सिटीजन और तो नो करेंगे सारे, वो ये कोड रिलेटेड है, टैक्सेशन रिलेटेड है। तो अब नेक्स्ट आ जाएगा फोटो। तो आपने फोटो जो है ना, देखें फोटो की एक गाइडलाइन है, वो पूरी गाइडलाइन इसमें देगा। अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इमेज रिक्वायरमेंट है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, उसके पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने वो फोटो बनवानी है और स्कैन करनी है। अब मैं यहाँ पे आपको अपनी फोटो जो है ना अपलोड करके एक मतलब मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए मेरी फोटो अपलोड कर रहा हूँ। ये देखिए फोटो अपलोड हुई और यहाँ पे वो लिख रहा है फोटो पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, डन हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आप, यानी कि फोटो जो है ना उसने एक्सेप्ट कर लिया मेरी, उसने कहा जी आप कंफर्म करें फोटो, तो फोटो हमने कंफर्म कर लिया। अब ये आ गया रिव्यू पे। ठीक है जी, अब ये पूरा जितने भी हमने फिल किया एप्लीकेशन, इसको ये रिव्यू करेगा। ठीक है, अब आपने ये रिव्यू कर लेना है अच्छे से। ये देख रहे हैं, ये अगर इसमें कोई भी गलती हो तो इसमें आप एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एडिट करके, और ये सारा इस तरह करके ये सारी एक एक चीज़ आपको दिखा रहा है जो जो आपने फिल किया है। फिर नेक्स्ट वो ट्रैवल डेट आपकी आ जाएगी जो आपने बताई है। तो ये सारी एप्लीकेशन के नाम, जहाँ जहाँ भी आपने इसको गौर से देख लेना है। अगर इसमें आपको कोई गलती नज़र आती है तो वो गलती जो है ना वो आपने दूर करनी है, और गलती दूर करके इसको आपने इसी तरह फिर आगे चलते चले जाना है। ठीक है, अब आगे आप नेक्स्ट आ जाएँ। इसी तरह ये देखें रिव्यू कर लिया आपने पूरा, तो लास्ट पेज जो इसका आएगा मैं आपको भी उस पर लेके जाता हूँ। ठीक है, ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आ गए, और ये अब रिव्यू करने के बाद अब ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये देखेंगे इस्लामाबाद पाकिस्तान मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, मगर एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी फिर आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद और कराची पाकिस्तान में दो ऑप्शन है, तो एडिट करके आप कराची भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अपॉइंटमेंट भी उसी एम्बेसी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में लिख दिया इस्लामाबाद और अपॉइंटमेंट इंटरव्यू की ले लिया कराची की, तो आप जो है ना एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। ठीक है, इसी तरह इंडिया में भी यही चीज़ है। आप एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जो भी आपकी वहाँ पे काउंसलेट हैं, 3 या 4 काउंसलेट हैं आई थिंक, तो उन सब का आप वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, वो बोल रहा है साइन एंड सबमिट। अब ये आपका लास्ट पेज आ गया, साइन एंड सबमिट गया है जी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है प्रिपेयर, और एप्लीकेशन जो है किसी और ने आपकी हेल्प की है, तो अगर किसी एजेंट से आपने फिल करवाया है फॉर्म या किसी प्रोफेशनल उससे फिल करवाया तो आप यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं, पर अगर आपने खुद किया तो आप नो कर देंगे, भी मैंने खुद ही फॉर्म फिल किया। यहाँ पे आप जो है ना ये वाला यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो है कैप्चा, वो जहाँ पे आप लिखेंगे, और लिखने के बाद सॉरी यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट देना है, पासपोर्ट नंबर देने के बाद जो भी पासपोर्ट नंबर होगा, और उसके बाद यहाँ पे ये आपने सिक्योरिटी कोड लिखना है और साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। जैसे ही आप साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, और ये आपका एप्लीकेशन आईडी आपने याद रखना है, ये आपकी जो अपॉइंटमेंट वाला पेपर होगा ये उसके साथ अटैच होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सारी। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, आपने देख लिया कि DS-160 फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि आपने US वीजा के इंटरव्यू की जो अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उसका प्रोसेस क्या है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। ट्रैवल डॉक्स, ठीक है, ट्रैवल डॉक्स लिखने के बाद देखेंगे पहली जो आपको ऑप्शन दे रहा है वो है अप्लाई फॉर US वीजा। इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हुआ। तो आपने ABCD के हिसाब से जो आपके कंट्री का वर्ड है, पहला वर्ड उसको सिलेक्ट करना है। इंडिया है तो आई को सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान है तो P को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कतर है तो Q को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो P पे मैंने सिलेक्ट किया तो पाकिस्तान, या पाकिस्तान पे क्लिक किया तो ये दूसरा पेज एक ओपन हुआ। इसमें ये पूछ रहा है आई नीड, कौन सा वीजा चाहिए आपको, नॉन इमिग्रेंट वीजा, इमिग्रेंट वीजा, US सिटीजन वीजा। आप ना इमिग्रेंट हो ना आप US सिटीजन हो तो आप नॉन इमिग्रेंट वीजा पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे भी पूरा इंपॉर्टेंट नोटिस और इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं सारी। ये जो नया पोर्टल इन्होंने दिया है उसके बारे में 8 फरवरी से ये देख रहे हैं
कि ये हमारा ये पोर्टल जो है ऑन हो गया है। इसके अलावा DS-160 फॉर्म कैसे फिल करना है, कितना टाइम पहले फिल होना चाहिए, ये सारा आपने पढ़ लेना है। इसको क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, देखें स्टेप्स बता रहा है हाउ टू अप्लाई फॉर नॉन इमिग्रेंट वीजा। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा। आपने शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, ठीक है, स्केड्यूल भी कहते हैं ना जैसे, तो इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट जो है ना पेज आ जाएगा। तो इसको आपने ये पढ़ लेना है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वट एवर जो भी चीजें, ये पढ़ लेना। उसके बाद ये वीजा लॉगिन पे क्लिक करना है। आपने इस पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो रहा है। आ जाओ भाई। अच्छा, ये वीजा लॉगिन पेज ओपन हुआ। अब दो चीजें जो है ना मैं आपको बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले। जिन लोगों की पहले से अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, जिन लोगों ने पहले से पेमेंट कर दी हुई है, अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुकड है, तो वो नए पोर्टल पे खुद को कैसे माइग्रेट करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। वो एंड में बताऊंगा कि वो कैसे होगा। और जिन लोगों की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, जिन्होंने अभी अपॉइंटमेंट लेनी है, आज लेनी है या कल लेनी है, वो कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे, तो उसके लिए पहले जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये यूजर डिटेल बनानी है, यूजर आईडी क्रिएट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा, ये डिटेल आपने फिल करनी है। मतलब ये आप लिखते हैं, यूजर नेम लिख देते हैं, माई यूजर नेम, ये आ गया आपका। अब आप पासवर्ड लिखते हैं कुछ भी। ये देखिए पासवर्ड उसने खुद ही मुझे एक सेलेक्ट करके दे दिया। तो अगर आप ये लिखते हैं तो चूज यूर ओन कर लें या यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बस यही कर लेते हैं जी जो दे दिया फिलहाल, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है, साथ में इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा आपको। तो आपने ये ईमेल एड्रेस दे दिया, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ईमेल एड्रेस दिया। अब ये आपको कोड भेजेगा, यहाँ पे आपने कोड वेरीफाई करना है। तो 670585, ये आपने वेरीफाई कोड किया, ठीक है, ये वेरीफाई कोड हो गया। अब आ गया गिवन नेम। मिसाल के तौर पे गिवन नेम है जी शाहिद और सर नेम है आफरीदी, ठीक हो गया। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपको भूलने नहीं चाहिए। अगर ये आप भूलते हैं तो आपकी फीस भी जाया हो जाएगी, आपकी जो है ना पूरा जितनी भी आपने जो भी मेहनत की है वो सारा अकाउंट आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये सीक्रेट क्वेश्चन क्या है, इनको इतना इजी कैसे रखा जा सकता है, मैं वो भी आपको अभी हल बताता हूँ। देखिए मतलब फॉर एग्जांपल ये पूछ रहा है कि आप मतलब व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम। उसके बाद ये पूछ रहा है कि मतलब जो भी आपका फेवरेट पेट है। फिर ये फर्स्ट कार पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट सवाल है, तो आप कोई भी जवाब भूल सकते हो। तो दूसरी चीज यहाँ पे भूलने का ये भी होता है कि आप स्पेलिंग भी भूल गए। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने स्पेलिंग कुछ और लिखा है, फैसलाबाद का कुछ लोग स्पेलिंग लिखते हैं FAI, कुछ लिखते हैं FAY। तो अगर इस तरह करके आपने किया तब भी आप अगर भूल गए तो बात खत्म हो जाएगी। तो इसको आसान बनाने का फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। मिसाल के तौर पे आपने पहला क्वेश्चन सिलेक्ट किया तो ये पहला नंबर याद रखना है। यहाँ पे आप लिख लें, मिसाल आपका शहर है लाहौर, तो जो ऑफिशियल लाहौर का स्पेलिंग है जो कि बकायदा बुक्स में लिखे हुए हैं वो आप लिख लें। तो यहाँ पे पहले पे आप कर लें लाहौर, ये नजर नहीं आएगा, तो लाहौर ये आपका शहर, उसके बाद इसका 1, लाहौर 1। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लें, ये फेवरेट फूड आपका जो भी लास्ट फेवरेट फूड, तो इसको आप कर लें लाहौर 2, ठीक है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन आपका, तो ये आपका है चाइल्डहुड हीरो कौन है, इसको आप कर लें लाहौर 3। तो आपको ये पता होगा कि मेरा शहर है लाहौर, पहले में 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में, और फिर आप कोशिश करके ऐसा करें कि आप ना किसी तरह इसको वो कर लें, सेव कर लें, जैसे ये गिवन नेम, बल्कि ईमेल आईडी से पकड़ें और ये सारा जो है ना यहाँ पे इसको इस तरह करके सेव कर लें। किसी भी आप अपने साइट पे इसको सेव कर लें या इसकी फोटो ले लें, कुछ भी। अब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। लो जी, ये आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब आप इसको लॉगिन करें। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करके वो ये बोल रहा है NNDG8Z, ये है इसका क्या। तो मैं इसको साइन इन करने जा रहा हूँ। अब आ गया साइन इन। अब वहां पे देखें, साइन इन करते ही उसने पहला सवाल पूछ लिया, फेवरेट फूड बताएं और व्हाट वाज योर चाइल्डहुड हीरो। तो ये आपको याद है? तो आपको तो याद नहीं होगा। तो चाइल्डहुड हीरो वाला तीसरा क्वेश्चन था, तो क्या था, लाहौर 3 लिखेंगे। ये देखो, तो ठीक हो गया। इस तरह फेवरेट फूड वाला दूसरा था, तो ये लाहौर 2 लिखेंगे। तो ये आपको सीक्रेट क्वेश्चन जरूर याद होने चाहिए। कंटिन्यू किया तो भाईजान ये उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो लॉगिन कर रहा है। ये लॉगिन हो गया, कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो आ गया जनाब शाहिद आफरीदी, और ये इसका ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट ईमेल, कोई भी जो भी किसी दूसरा भी एक आधा ईमेल एड्रेस आप किसी का भी दे दें, जो भी आपको सही मिलता है, ठीक है। प्रेफर्ड लैंग्वेज डेफिनेटली इंग्लिश को रखें, इजी रहेगा। सिलेक्ट कंट्री, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी रखेंगे। अब आपने सबमिट किया। अब आपके सामने ये सारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट एप्लीकेशन, क्रिएट ग्रुप रिक्वेस्ट, फीडबैक रिक्वेस्ट, मैसेजेस। आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये चीजें पहले से लिखी आ रही हैं आपकी, ठीक है। अब कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है, जेंडर आपका मेल या फीमेल जो भी है, उसके बाद पाकिस्तान जो भी आपका नंबर है, ठीक है, वो आप दे देंगे। उसके अलावा इस तरह फिर नेक्स्ट जो भी आपका नंबर है, ठीक है, वो आप दे देंगे। उसके बाद ईमेल ऑलरेडी वहाँ पे आ गया। उसके बाद एड्रेस आप लिख देंगे अपना, फिर मेलिंग सिटी आप लिख देंगे जो भी है, फिर उसके बाद आप अपनी स्टेट लिख देंगे और जो भी आपका कोड है, ठीक है, वो आप लिख देंगे।
अब आता है पासपोर्ट नंबर। ये जो खाना अब शुरू हो रहा है ना, तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तो इसको डबल चेक करके लिखना है। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, ठीक है, तो वो आपने सही सही लिखना है, ठीक है। अब इशू डेट, कि पासपोर्ट किस डेट को इशू हुआ, तो वो आपने लिखना है। कोई भी डेट, जो भी आपकी डेट, फॉर एन एग्जांपल है, मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, 25 को, 27 जनवरी 2025 को। पासपोर्ट इश्यू प्लेस, तो आप अगर लाहौर से हुआ लाहौर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान भी लिख देंगे तो बस ठीक है, सही है। उसके अलावा आप ये पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे। अब पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आप ले लें, तो आप ये जो है ना 2030 फरवरी फलानी, ये लिख दिया आपने। उसके बाद बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट क्या है जी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपकी बर्थ डेट आपने लिख दी। अगर ये तो स्लैश के अलावा सेलेक्ट नहीं करेगा, ऊपर भी ऐसे ही है ना, तो आप इसको भी स्लैश कर दें और ये किया, ठीक हो गया। नेशनलिटी आपकी पहले से पता है पाकिस्तानी है, तो अब आप सबमिट करेंगे। तो वो फिर पूछ रहा है कि पासपोर्ट वगैरह सब ओके है, देख लें ये चेंज नहीं होगा, तो मैंने कहा जी ओके है। अब यहाँ पे आता है वीजा ऑप्शन, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान आपका पहले सेलेक्ट है, तो वीजा आपका नॉन एमिग्रेंट, ठीक है। एम्बेसी आपने सेलेक्ट करनी है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद हाईवे या कराची है, तो आप अपना कराची सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पोस्ट वाया कैटेगरी, तो आप ये देखें जी, बिजनेस एंड टूरिज्म विजिटर, ठीक है। उसके अलावा कुछ और है तो नहीं जी, हमारा बिजनेस एंड टूरिज्म। वीजा प्रायोरिटी, तो डेफिनेटली यहाँ पे रेगुलर है आपका, और ये B1 B2 को आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि विजिटर वीजा बिजनेस एंड प्लेयर घूमना भी है, कोई बिजनेस डील भी करनी है, तो सारा उसमें कवर हो जाता है। B1 B2 नेक्स्ट करेंगे। अब वो बोल रहा है कि आप यहाँ पे अपना DS-160 फॉर्म जो है ना, वो आप लिखें। तो इसको मैंने डाला है, और ये आई होप कि इस टाइम एक्सेप्ट कर लेगा। जी, एक्सेप्ट कर लिया। मैं पाकिस्तान का शहरी रिहायशी हूँ और जिस्मानी तौर पर पाकिस्तानी, जगह उर्दू में भी लिख रहा है, और आई एम सिटीजन ऑफ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और फिजिकली पाकिस्तान में हूँ। यस, यस किया, नेक्स्ट किया। फिर अच्छा, क्या आपकी उम्र 14 साल से कम है? नो, मैं जी 14 साल से कम उम्र नहीं हूँ। अच्छा, क्या आप वीजा 80 साल या इससे ज्यादा? नो। अच्छा जी, उसके बाद ये पूछ रहा है, क्या आप आपके साथ दरखास्त देने वाले तमाम अरकान 14 साल या कम उम्र की दरखास्त दे रहे हैं? पहली बार B1 B2 के लिए दरखास्त दे रहे हैं? जी, अगर पहली बार दे रहे हैं तो ठीक है, सही है। उसके बाद आपने नेक्स्ट किया, लोड कर रहा है। अब आता है माई डिपेंडेंट। अगर आपके साथ कोई बच्चे या छोटे जा रहे हैं, या आपके डिपेंडेंट बीवी बच्चे, तो वो सारे आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं ऐड कर रहे, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है बगैर किसी चीज को लिखे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बात खत्म हो गई, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, सही है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, प्रीमियम लोकेशन पिकअप जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया प्रीमियम लोकेशन लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, तो फॉर एन एग्जाम्पल लाहौर है, आप तो लाहौर करेंगे और आगे नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये अगले पेज पे आपको लेके जाएगा, क्लेम रिसिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी फीसेज वगैरह सब बता रहा है, आप देख सकते होंगे, ठीक है। ये फीस शो हो रही है सारी इसकी। तो कैश, अच्छा, एक तो है कैश, एक है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, PKR, ये भी दे दिया तो बड़ी बात है, ठीक है। EFT इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, USD फी में अप्लाई, ठीक है। तो आप अब आपको फायदा ये हो गया कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, तो आप ऑनलाइन बैठ के फीस पे कर सकते हैं, उसी टाइम ही एक्टिवेट हो जाएगा सब। तो लेकिन आप EFT करेंगे, तो वो आप सबमिट करेंगे, तो वो आपको ऑनलाइन कहा जाएगा। उसके अलावा कैश का है, तो फिर आप कैश लिख के सबमिट करेंगे, और यहाँ पे क्लेम रिसीव करेंगे, वो बात ठीक हो गया। कैश, ये आपने सबमिट किया, कैश। अच्छा, अब ये आ गई जी पेमेंट डिटेल, ठीक है। ये उसका रेफरेंस नंबर है, और ये सब है। क्लिक हेयर फॉर कैश EFT डिपॉजिट स्लिप। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट स्लिप सामने आएगी। ये आपने डिपॉजिट स्लिप, ये आ गई, ठीक है। अब इस डिपॉजिट स्लिप को आपने प्रिंट ले लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, ये मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, तो ये इसका जो है ये प्रीव्यू शो हो गया, ठीक है। इसको वो कर लेना है आपने करके, और इसका आपने ले जाके बैंक में जमा करवा देना है। अब क्योंकि अपडेट हो गया, पहले ऐसा आता था कि ये ना 2 कॉपीज आती थी इसकी एक ही पेज पे, अब एक ही है। तो आपने इसको जमा करवाने के बाद एक कॉपी वो आपको दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी की रिसीविंग, और एक आप जो है बैंक में रह जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो ये सारी जो है ना इसकी अपॉइंटमेंट होने के बाद, फिर जब आप वीजा एप्लीकेशन होम पे जाएंगे, पहले पेज पे, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये पूरी डिटेल दिखा रहा होगा, ठीक है, कि कराची की अपॉइंटमेंट है और इस तरह। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस पे कि जो अपॉइंटमेंट हमने पहले से मतलब ली हुई है, और हमने खुद को वो कैसे एक्टिवेट करना है। उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या आपने यही शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, वीजा लॉगिन पे आना है, ठीक है। वीजा लॉगिन पे आके आपने अपना जो पुराना ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी के ऊपर आपने पहले अपॉइंटमेंट ली है, आपने साइन अप नहीं करना है, ठीक है। सॉरी, आपने साइन अप करना है पुराने ईमेल आईडी से। वही ईमेल आईडी जो भी पुराना जिसके ऊपर आपने ली है, आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करके सेम ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया, आपने अपना यूजर वो जो है ना डालना है। सिर्फ आपने यूजर आईडी नया क्रिएट करना है। वो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऊपर एक लिखा हुआ है अपना यूजर आईडी या कुछ भी, वो आपने क्रिएट कर लेना है। बाकी आपका सब कुछ वही सेम रखना है जो आपने पुरानी एप्लीकेशन में रखा था। ईमेल आईडी भी सेम रखना है, पासपोर्ट नंबर, हर चीज, नाम, स्पेलिंग, एक एक चीज सेम रखना है। तो उसके बाद ये आता है अच्छा, अभी मैं वही पुराने वाला जो है ना, मैंने एक अपॉइंटमेंट की हुई थी तो मेरे एक दोस्त की, तो वो मैं जो है ना आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको साइन इन किया, तो अब वो मुझसे पूछ रहा है सवाल, ठीक है।
अब जैसे ही मैं लॉगिन हुआ हूँ तो आप ये देखिए नीचे आप आ जाएं, ये देखें ये फीस शो कर रहा है, ये कराची की अपॉइंटमेंट शो कर रहा है, ठीक है। 9 बजे आप देख रहे हैं, 21 फरवरी को सुबह 9 बजे ये कराची की अपॉइंटमेंट शो कर रहा है। तो ये उसके बाद ये पासपोर्ट डिलीवरी का स्टेटस शो कर रहा है, ठीक है। डिपेंडेंट 0 है और ये एक बंदे की फीस है। अब करके ना फिर आपको नजर आएगी कि कोई ना कोई अपॉइंटमेंट मिल सके हमें। देखें अभी आप फरवरी और मार्च में तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट महीने में, अप्रैल में भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मई में, अप्रैल में सब बुक है, जून जुलाई तक कुछ भी नहीं है, अगस्त तक भी नहीं है, सितंबर अक्टूबर भी बुक है भाई, नवंबर दिसंबर की 9 या 10 को जाके आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। आज जो बंदा बैठ के इसको बुक करेगा तो उसको दिसंबर के महीने की अपॉइंटमेंट मिलेगी, यानी कि अभी दूसरा महीना चल रहा है तो समझें कि 10 महीने के बाद, तकरीबन 9.5 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो आप फिर अपॉइंटमेंट इसको बुक करेंगे और तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब आपने ये देख लिया कि आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, बैंक जाके फीस कैसे पे कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस आपने समझ लिया। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हम फैमिली के साथ जाना चाहते हैं या हमारे साथ 1 से 2 से 3 से ज्यादा लड़के हैं या ज्यादा लोग हैं या कजन्स हैं, इस तरह जाना चाहते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस स्टेप को। तो अभी हम यूएस एम्बेसी के ना पोर्टल पे आ गए हैं वीजा के लिए। यहाँ से हम ये सीखेंगे कि हम कैसे अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने डिपेंडेंट्स को ऐड कर सकते हैं सेम डे पे इंटरव्यू देने के लिए। तो वो कैसे होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशन, पहले एक एप्लीकेशन बनाई थी तो वो यहाँ पे शो कर रही है कि आप क्लोज एप्लीकेशन एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, यहाँ से शुरू कर लें, या जो एप्लीकेशन चल रही है इसी को आप कंटिन्यू कर लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए जी मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ अपनी डिटेल जो है ना ऐड की हुई है, तो यहाँ पे वो सिर्फ एक नंबर ऑफ एप्लीकेंट आप देख रहे होंगे कि एक बंदा दिखा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐड करना है अपने फैमिली मेंबर्स को। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ये ऑप्शन देख रहे होंगे, पहली ऑप्शन, दूसरी, तीसरी, ये एडिशनल ऑप्शन, इंटरव्यू व्यूअर, ये है मैनेज डिपेंडेंट्स। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, देख रहे होंगे दूसरी ऑप्शन है राइट साइड से। अच्छा, इस पे क्लिक किया तो ये सारा यहाँ पे आ रहा है डिटेल। अब एप्लीकेंट नेम, पासपोर्ट नंबर और DS-160 नंबर, ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए अपने फैमिली मेंबर की जिसको आपने ऐड करना है। अब बोल रहा है अगर पहले से आपने पहले से ऐड किया हुआ है, पहले कभी उन्होंने ट्रैवल किया तो उनका लिस्ट में यहाँ पे नाम होगा, तो आप यहाँ से उनको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पहले से नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। आपने जैसे ही क्लिक किया तो वो ये कह रहा है क्रिएट न्यू डिपेंडेंट, या आपका पहले से कोई डिपेंडेंट है तो उसका UID नंबर होता है जो लास्ट एप्लीकेशन में आपको मिला होगा, वो आप डालें तो वो सामने आ जाएगा, या रिटर्न टू मैनेज डिपेंडेंट। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू डिपेंडेंट पे आ जाते हैं। अच्छा, हमने इस पे क्लिक किया। अब ये यहाँ पे नाम, मिसाल के तौर पे मैं वाइफ का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। ये यस, वाइफ का नाम लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी, ठीक है। और ये हो गया जी उनका सेकंड नेम। अब उनका ईमेल आईडी मैं लिख रहा हूँ जी, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। अब प्रेफर्ड लैंग्वेज आप लिख दें, जो भी आपकी लैंग्वेज है। मोस्टली लोग जो है ना इंग्लिश ही सिलेक्ट करते हैं, तो ठीक है। यूजर विद द स्पेसिफिक ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा चले फिर हम यूँ कर देते हैं। अब अच्छा, ईमेल आईडी भाई यूनिक करके लिखना पड़ेगा, मैंने तो ऐसे ही फर्जी लिख दिया था। अब देखते हैं, अभी तक वो नहीं मान रहा है भाई। चलो फिर मैं ऐसा करता हूँ, एक क्या ईमेल आईडी लिखूँ इसमें, ये ले लेता हूँ। अच्छा, अब हो गया ये, ठीक है, सही हो गया। तो हमने कंटिन्यू किया। अब आप देखें क्या हुआ है जी, जैसे हमने कंटिन्यू किया, सिलेक्ट आपका रिलेशन क्या है, यहाँ पे आ रहा है आपकी वाइफ है, ठीक है, या आपका बेटा है, आपकी वालिद है, आपकी मदर है, आपकी बेटी है, या आपका बेटा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है अदर। अदर में आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो यानी कि ये आपका दोस्त है या कलीग है, व्हाटएवर, ये उसमें आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या है, स्पाउस यानी वाइफ को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आपने उनका जो है ना फ़ोन नंबर दे देना है, ठीक है। जो भी उनका फ़ोन नंबर होगा ना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, ठीक है, ये नंबर आपने, अब आपने उनका मोबाइल नंबर भी दे देना है, पाकिस्तान, जो भी नंबर आप देना चाहेंगे, ठीक है।
ये नंबर हो गया। अब ये ईमेल आईडी ऑलरेडी आ गया। मेलिंग एड्रेस यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है, जो भी उनका मेल एड्रेस होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये लिखते जाएंगे। पोस्टल कोड आप लिख देंगे 3715, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखें जी, फॉर एग्जांपल मैं पासपोर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, AK987643 लिख दिया। अब जी पासपोर्ट की इशू डेट, ठीक है, पासपोर्ट इशू डेट है जी आपकी, लगा लें जी 4 जून, ये लगा लें, ये आपकी आ गई पासपोर्ट इशू डेट। पासपोर्ट प्लेस ऑफ इशू आप लिख लें फैसलाबाद या जो भी आपका सिटी है, ठीक है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट एक्सपायरी, पासपोर्ट एक्सपायरी आप ले लें, सही है, ये लें जी, हमने पासपोर्ट एक्सपायरी डाल दी। अब आपकी बर्थडे, तो बर्थडे का आप ले लें जी कि आप की वाइफ है ना, तो आप ले लें जी जनवरी, ये बर्थडे आ गई। नेशनलिटी पाकिस्तान, नेशनल आईडी तो आप लिख देंगे जो भी नेशनल आईडी है, तो वो सारा लिख के, और ये आप आगे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वो आपसे फिर कंफर्म करेगा कि जी अगर आपने सेव कर दिया तो ये दोबारा इसमें एडिट नहीं होगा, ठीक है। आपने ओके किया। अब आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट, क्या चीज़ मिस हुई, अच्छा कंट्री ऑफ बर्थ मिस हो गया जी, ये लें जी, ये हमने कर दिया, और तो कुछ मिस नहीं हुआ ना, ये लें जी। अभी देखें, अब वो आ गया जी वीज़ा ऑप्शन, ठीक है जी। कंट्री क्या है, ये है कतर है। वीज़ा टाइप, यानी कि आपका कंट्री पाकिस्तान होगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में आएगा। वीज़ा टाइप नॉन इमिग्रेंट, तो दोहा में आपका वैसे वो इंटरव्यू होगा, और आपका कराची में है तो वो कराची में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। B1 B2 ऑलरेडी सिलेक्ट है, रेगुलर, जर्नलिस्ट, पिटिशन बेस्ड, वो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी सिलेक्टेड है B1 B2। और इसी तरह ये आप एडिशनल वीज़ा ऑप्शन पे चले गए, ठीक है। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, किसी चीज़ को इसमें नहीं छेड़ना, जैसे ये पेज आया आपने सिर्फ उसको एक बार पढ़ लेना है और पढ़ के प्रोसेसिंग कर देनी है। नेक्स्ट पेज पे आ गए, इंटर यूर DS-160 फॉर्म। अब DS-160 फॉर्म जब आपने अपनी वाइफ का फिल किया होगा तो जो भी होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे देना है। अच्छा जी, आगे गए हम, अभी देखें क्या बोल रहा है जी। ये आपने अपडेट कर दिया। अब भी इस तरह डिलीवरी जो है ना, कि पासपोर्ट कहाँ से मिलना है, और वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करके जैसे कराची में है, पाकिस्तान में 5-6 मुख्तलिफ शहरों में पासपोर्ट जो है डिलीवर किया जाता है, तो वो उसी हिसाब से आप अपनी सिलेक्शन करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो। अब आप ये देखें कि ये ऐड हो चुका है, ये समीना अहमद, ये उसका पासपोर्ट नंबर, और ये DS-160 फॉर्म नंबर ऐड हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, अब आप आ जाए वापस, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन होम पे आ गए, ठीक है। अब कंटिन्यू एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब आप ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 लोग हो गए, नंबर ऑफ एप्लीकेंट 2, और रेफरेंस नंबर ऑलरेडी शो हो रहा है। तो जैसे ही 2 होंगे तो 2 लोगों की फीस शो हो रही है। पहले 675 रियाल शो हो रही थी, तो अब यहाँ पे शो हो रही है 1350 रियाल, तो 370 USD, यानी कि 185 एंड 185, तो 370 USD शो हो रही है, ठीक हो गया। अब जैसे मैं इसको यहाँ से प्रोसीड करूंगा तो ये फीस पे होगी, और फीस पे होने के बाद वो मुझे उस टेबल पे ले जाएगा जहां जाके मैं अपॉइंटमेंट बुक करूंगा और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। आपने देख लिया कि फैमिली अपॉइंटमेंट कैसे हासिल करनी है या ग्रुप की अपॉइंटमेंट कैसे हासिल करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल पार्ट की तरफ, कि वो है वीजा इंटरव्यू। यूएस एम्बेसी में जाके आपने इंटरव्यू कैसे देना है, हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को, कौन से क्वेश्चन आंसर होंगे, उसकी पूरी डिटेल अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इंटरव्यू में आप कैसे पास हो सकते हैं, हमने आज इस मौजू पे बात करनी है। देखें, सबसे पहले तो आपकी जो एप्लीकेशन है
उसमें क्या क्या होना चाहिए इसको समझ लेते हैं। ठीक, आपकी एप्लीकेशन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये चीज नजर आनी चाहिए कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं, आपका जो मकसद है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों जा रहे हैं। आपकी 99% जो स्टोरी है, आपका जो 99% एप्लीकेशन में जो आपका इंटरव्यू में पास होने का चांस है, वो सिर्फ इस एक सवाल के ऊपर है कि आपका यूएसए जाने का मकसद क्या है। वो मकसद लॉजिकल है, उस मकसद में वजन है, उस मकसद में कोई एविडेंस है, जान है उस मकसद में, तो आपको वीजा ऐसे मिल जाएगा। लेकिन अगर उस मकसद में कोई जान नहीं है तो आपको वहां इंटरव्यू में ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपको उस ऑफिसर को कन्विंस करना पड़ेगा इंटरव्यू के दौरान। तो और इंटरव्यू का टाइम बहुत कम होता है, ऐसा बहुत ही कम होता है कि आपको 3 मिनट भी मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 मिनट में, बल्कि 2.5 मिनट भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूं, नॉर्मली डिसाइड कर देता है आपका जो ऑफिसर है, इंटरव्यूअर है, कि वो आपको यस कर रहा है या नो कर रहा है। तो इन 2 से 2.5 मिनट की तैयारी आपने क्या करनी है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखना है कि आपका मकसद क्या है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो टूरिस्ट हैं, हम विजिट करने जा रहे हैं। तो अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपकी टूरिस्ट हिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए आपके पासपोर्ट पे। उसको लगे कि ये जो बंदा लिख रहा है एप्लीकेशन में कि हाँ भाई मैं टूरिस्ट हूँ और मैं अपना विजिट करने के लिए फलां स्टेट में जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क में जा रहा हूँ, या टाइम स्क्वायर देखना है, या मैंने जुरासिक पार्क देखना है, व्हाटएवर, कुछ भी, आप फ्लोरिडा जा रहे हैं, आप कुछ भी देखना चाहते हैं, तो आप टूरिस्ट हैं कि नहीं, तो वो देखेगा ना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। क्योंकि एप्लीकेशन में एक कॉलम ये आता है कि आपने कितने मुल्कों का विजिट किया है। तो अगर आप कहीं गए ही नहीं हो, आपने इससे पहले कहीं ट्रैवल किया ही नहीं है, तो आप सीधा यूएसए का वीजा ले रहे हो और लिख रहे हो कि मैं टूरिज्म जो है ना करता हूं, तो वो जो है ना इलॉजिकल हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन पहले मिनट में ही इंटरव्यू में वो रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, अब आप बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गल्फ कंट्रीज में मतलब घूमा हुआ है, क्योंकि यहाँ वो जाते हैं जॉब्स के लिए, जैसे कि दुबई हो गया, कतर हो गया, सऊदीया हो गया, या ओमान वगैरह में जाते आते हैं। ठीक है, ये भी जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री को डेवलप करता है, लेकिन उन लोगों का चांसेस ज्यादा होता है जो कि मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग या यूरोप का कोई भी कंट्री, इवन वो शेंजन कंट्री ना हो, जैसे जॉर्जिया है, आप उसमें गए हो, ठीक है, या और भी आपने कोई टूरिज्म किया हो, ठीक है, तो वो जो है ना उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में ये शो कर रहा हो तो टूरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आप ये बात याद रखें कि यूएस एम्बेसी जो है, जो ऑफिसर है आपका, वो आपसे आपके पैसों के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये सब लोग आपकी फाइनेंशियल स्टेट चेक करते हैं कि आपकी क्या मतलब हालत है, कितने पैसे हैं आपके पास, आप कितने स्ट्रांग हैं। लेकिन यूएस आपसे ये नहीं पूछता है। आपने अपनी एप्लीकेशन में आपने लिख दिया कि मेरी सैलरी 10 लाख है, मेरी सैलरी 5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, व्हाटएवर कुछ भी है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क ये पड़ता है कि ये जो बंदा जा रहा है क्या ये वाकई जेन्युइन इंटेंशन से जा रहा है और ये मतलब एलिजिबल है जाने के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी जितनी चीजें हैं वो बाद में आती हैं। तो आपने पहले इस बारे में गौर करना है। या तो आप किसी रिश्तेदार को मिलने जा रहे हैं तो वो लॉजिकल है, किसी की शादी है वो लॉजिकल है, या आपका कोई वहां पे बिजनेस चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, किसी क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं, यानी आप इस तरह का कोई भी, किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, किसी की बर्थडे है, किसी की खुशी है, किसी की गमी है, किसी रिश्तेदार को आप कभी मिले नहीं, या कोई आपका वहां पे गया और फंस गया, आप उसको ढूंढने जा, 100 तरह की चीजें। तो ये चीजें हैं लॉजिकल, वो आप उससे कन्विंस करेंगे, उसे बताएंगे कि मेरा ये मसला है और मुझे वहां पे जाना है, ये चीजों को मुझे सॉल्व करना है और फिर मुझे वापस आना है। ठीक है, अच्छा, पहला तो आपका क्वेश्चन हो गया ये कि आप क्यों जा रहे हैं, इसको सॉल्व करना है, इसको जहन में रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है कि फिर बाकी चीजें जो आपकी एप्लीकेशन में लिखी हुई हैं, जो मैंने अभी पैसे की बात की, वो बात की, अगर आप कह रहे हैं ना कि आप टूरिस्ट हैं, तो फिर आपकी एप्लीकेशन में ये शो होना चाहिए कि हाँ भाई आपके पास पैसे भी हैं। ठीक है, अब आप कहें आप टूरिस्ट हैं तो आपकी एप्लीकेशन में लिखा हो गया आप महीने का 80,000 रुपये पाकिस्तानी कमाते हैं, तो वो टूरिस्ट कैसे जाएगा वहाँ पे और कैसे करेगा और कैसे वो अपना खर्चा करेगा, तो इस बेस पे भी ये पॉइंट नेगेटिव हो जाता है। तो हर चीज को आपने एप्लीकेशन को अपने जाने का जो मकसद है उसके साथ रेलेवेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि जाने का मकसद जो है ना वो कुछ और हो रहा है
और एप्लीकेशन में कुछ और लिखा जा रहा है, वो मैच ही नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज पे आपने ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये बड़ा अहम हो गया। अब हम जनरल प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। जब आप अंदर पहुंचते हैं ना एम्बेसी में, तो आप ये देख रहे होते हैं, आपके सामने इंटरव्यू हो रहे होंगे, सब लोग आपके सामने इंटरव्यू दे रहे होंगे, आपको सब नजर आ रहा होगा कि कौन क्या बोल रहा है और ऑफिसर क्या सवाल पूछ रहा है, वो सब आप सुन रहे होंगे, ठीक है। तो आपने सबको देखना है, जजमेंट करनी है। तो वहां पे अंदर आप लोगों के पास चांस होता है कि आप किसी को सिलेक्ट कर लें और आप उस लाइन में जो है ना, उस लाइन को चूज कर लें। जैसे 3 ऑफिसर अगर इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो आपका नंबर अगर इस लाइन में आता है, तो आप स्मार्टनेस दिखा के इस लाइन में जा सकते हैं। वो कोई कंप्यूटराइज नंबर नहीं होता है, वो कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं आपने उसी ऑफिसर के पास ही जाना है जिसमें आप लाइन में आपको दिया गया। तो आप देख सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। पहला तो वो आपकी स्मार्टनेस पे है कि आप किस तरीके से वो चेंज करते हैं, क्योंकि अंदर 100 लोग होते हैं, तो उस 100 लोगों में आप ये देख सकते हैं चीजें, या आप डिले भी उठ सकते हैं। जब आपका नंबर स्क्रीन पे आता है, तो आप चाहे रिएक्शन ना दें, बैठे रहें आप, जैसे जैसे लोग आगे चलते जाएंगे, आप फिर बाद में भी उठ के जा सकते हैं। वो आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा एम्बेसडर या कौन सा ऑफिसर जो है ना वो पोलाइट है, जो कि नॉर्मली जो है ना इंटरव्यू ले रहा है, जिसको आप कॉन्फिडेंसली ज्यादा फेस कर सकते हैं, और कौन सा ऑफिसर जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा हार्ड है। लेकिन नॉर्मली मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है वो बड़ा टू दी पॉइंट होता है। वो आपको वीजा ग्रांट फौरन कर देता है या आपको फौरन मना कर देता है, तो उसी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो खैर, अब जनरली क्या होता है कि जैसे ही आप काउंटर पे पहुंचते हैं, तो आपके ऊपर पहला सवाल क्या होता है, सबसे पहले वो आपसे पासपोर्ट मांगेगा। आप उसको पासपोर्ट दे देंगे तो वो पासपोर्ट ऐसे एक नजर में देखेगा। वो जैसे ताश के पत्तों को हम करते हैं ना, मतलब वो बिल्कुल वैसे करके ना स्टाइल से वो एक नजर में देखेगा, और उसको पता चल जाएगा कि इस पासपोर्ट में कितनी जान है, कितनी स्टैंप्स लगी हुई हैं या कितने वीजे लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वो उसको देखते देखते ही वो आपसे सवाल करेगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं। तो आपने उसको वही अपना मकसद बताना है कि आप क्यों जाना। आपने रत्ती बराबर भी डिले नहीं करना है, स्टोरी लंबी नहीं करनी, टू दी पॉइंट बात करनी है। लेकिन ये नहीं है कि टू दी पॉइंट का मतलब उसने पूछा कि एक जमा एक कितने होते हैं, तो आपको 2, बात खत्म। नहीं, थोड़ा सा उसको डिटेल भी देनी है, ठीक है, कि 1 और 1 ऐसे होता है और फिर 2 होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपके पास कहने के लिए ही कुछ ना हो, ठीक, क्योंकि वो ज्यादातर आपकी तरफ देखेगा कम और स्क्रीन की तरफ ज्यादा देखेगा। और अच्छा, वो पहला सवाल आपसे ये करेगा। जब आप पहले सवाल का लॉजिकल जवाब दे देंगे, फिर वो आपसे दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि आप क्या करते हैं। तो उस वक्त आपने वो प्रोफेशन जो आपने अपने एप्लीकेशन में लिखा है उसकी डिटेल बताना शुरू कर देनी है, ठीक है, कि मैं चीफ अकाउंटेंट हूं, मैं फलां कंपनी में जॉब करता हूं, मेरी इतने अरसे का एक्सपीरियंस है, और इससे पहले मैं ये कर रहा था या मैं वो कर रहा था, यस दिस आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। तो जो भी स्टोरी है वो आपने अभी शुरू करनी है। तो वो विद इन 20 सेकेंड जो है ना, फिर वो अगला सवाल आपसे पूछ सकता है। अगर 1 से 1.5 मिनट तक आपका इंटरव्यू चला गया, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपका वीजा लगने के। तो फिर वो तीसरा सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि आप इससे पहले कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, ठीक, गो के आपने एप्लीकेशन में लिखा होगा, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है। तब आप उसे बताएंगे कि मैं वहां गया हूँ, या मैं वहां गया हूँ, जहां जहां भी जो भी कंट्री होगी, कि मैंने इतने मुल्कों में, यहाँ पे मैं मतलब ओमान गया हूँ, कतर गया हूँ, मैं यूके गया हूँ, या मैं स्पेन गया हूँ, व्हाटएवर, कहीं भी, तो वो उसे बताएंगे। तो इन 3 से चौथे सवाल तक नौबत नहीं जाएगी, वो आपको यस या नो कर देगा। लेकिन अगर ये तीनों सवाल आपसे हो गए, ये तीनों तक आप पहुंच गए, तो आपको 99% यस हो जाएगा। लेकिन पहले सवाल पे ही अमूमन जो है बहुत ज्यादा 80% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। वो पहला सवाल पूछता है और उसका जवाब सुनते ही कहता है, पासपोर्ट पकड़ाता है, कहता है सॉरी, ट्राई नेक्स्ट टाइम, ओके, या कहता है मतलब ट्राई नेक्स्ट टाइम, या मतलब गुड लक बोलता है, कहता है कि नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करें, और पासपोर्ट के साथ आपको एक पेपर दे देता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस दफा आप जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप ट्राई अगली दफा कीजिए। ये अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं, देन जो है 99% चांसेस हो जाते हैं कि आपको वीजा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वो एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। ये वो बातें हैं कि जो हर नया आदमी जो इंटरव्यू देने के लिए जाता है वो ये पूछता है, ये सोचता है और इस पर गौर करता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को, जरूर इसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मिलता हूं फिर ऐसी किसी अगली वीडियो।